Assalamu alaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 11. आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम एक्शन। किसी भी इंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के दौरान कोई भी इंजाइम कैटालाइज रिएक्शन यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसको इंजाइम्स के ज़रिए कैटालाइज किया जाए, इंजाइम के ज़रिए स्पीड अप किया जाए, उस प्रोसेस में ये होता है कि कोई भी सबस्ट्रेट है वो इंजाइम की एक्टिव साइट के साथ, ये इंजाइम की एक्टिव साइट है, यहाँ पर ये सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। जब वो उस जगह पे आके बाइंड करता है तो इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है और इसी जगह पर जो सबस्ट्रेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। ये सबस्ट्रेट ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, तो उससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको कहा जाएगा इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। पहले वो इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था, लेकिन जब सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में तो अब वो बन जाएगा इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनी है हमारे पास, ये प्रोडक्ट यहाँ से एक्टिव साइट से रिलीज़ हो जाएगी और इस तरह से ये जो एंजाइम है ये हमारे पास दोबारा आ जाएगा और इस एंजाइम को हम यूज़ कर सकते हैं किसी और एक्शन में, यानी एंजाइम को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एंजाइम जो होता है वो उसकी जो एक्टिव साइट है उसके अंदर डिफरेंट तरह की कंडीशंस होती हैं जो कि आउटसाइड वाली कंडीशन से डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल पीएच होती है, वाटर कंसनट्रेशन और चार्ज वगैरह। तो इसमें होता क्या है कि जो सबस्ट्रेट है, फॉर एग्जांपल अगर आपने सबस्ट्रेट को स्प्लिट करना है यानी तोड़ना है, तो उसके लिए ये क्या करेगा, एंजाइम क्या करेगा, उस सबस्ट्रेट का जो बॉन्ड है यानी सबस्ट्रेट के जो आपस में बॉन्ड है, जिस बॉन्ड के ज़रिए वो सबस्ट्रेट आपस में जुड़ा हुआ है, उस बॉन्ड को स्ट्रेच कर देगा और जब बॉन्ड स्ट्रेच हो जाएगा तो वो बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी से ब्रेक हो सकेगा। तो इस प्रोसेस में होता ये है कि एंजाइम होता है, उसके साथ जब सबस्ट्रेट उसके साथ कंबाइन होता है तो एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में और फाइनली उसमें से प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाती है और हमारे पास जो एंजाइम है वो हमें दोबारा मिल जाता है। मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन को अगर हमने एक्सप्लेन करना है तो उसको हम दो तरह के मॉडल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लॉक एंड की मॉडल को। ये हमारे पास फर्स्ट मॉडल है। लॉक एंड की मॉडल एमिल फिशर ने प्रपोज किया था इन द ईयर 1894। उसने ये कहा था कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है ये स्पेसिफिक होती है, इसकी ख़ास किस्म की, इस एक्टिव साइट की ख़ास किस्म की शेप होती है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, यानी वो चेंज नहीं हो सकता। तो एक्टिव साइट की जो शेप होती है वो उस सबस्ट्रेट की शेप के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होती है, यानी कि जैसे सबस्ट्रेट की शेप होगी वैसे ही एंजाइम की शेप होगी। तो ये जो एक्टिव साइट है ये इरेक्शन के दौरान अपनी शेप चेंज नहीं करती बल्कि ये अनचेंज रहती है, इरेक्शन के दौरान भी और इरेक्शन के बाद भी, यानी एक्टिव साइट में कोई चेंजेस नहीं आती। तो लॉक एंड की मॉडल को लॉक एंड की मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको की से और लॉक से इसको जो है वो कंपेयर किया जाता है। जिस तरह से एक एंजाइम है, एंजाइम के अंदर एक ख़ास किस्म की एक्टिव साइट की शेप होती है, इसी तरह से एक की को देखें तो की भी एक ख़ास किस्म की शेप होती है जो कि ख़ास किस्म के ताले को ही उसको ओपन कर सकती है। इसी तरह से एंजाइम भी एक ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्शन कर सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में और कोई भी एंजाइम जो है वो सिर्फ एक ख़ास किस्म के रिएक्शन को में ही पार्टिसिपेट कर सकता है, वो किसी और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो वो एंजाइम जो कि इस मॉडल के तौर पे रिएक्ट करते हैं उन एंजाइम्स को कहा जाता है नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। और लेकिन ये जो मॉडल है इसको बहुत थोड़े से एंजाइम्स इसके मुताबिक काम करते हैं, फॉर एग्जांपल सुक्रेस, माल्टेस वगैरह। तो एंजाइम की एबिलिटी कि वो ख़ास किस्म की रिएक्शन को कैटालाइज करे, ये इसकी बहुत ही ख़ास किस्म की प्रॉपर्टी होती है। और ये कुछ एंजाइम जो हैं वो अपने सबस्ट्रेट की तरफ स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्शन कर सकते हैं, किसी दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। तो वो एंजाइम जो कि सिर्फ एक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं, सिर्फ एक सबस्ट्रेट को कैटालाइज करते हैं और वो किसी और सबस्ट्रेट को कैटालाइज नहीं कर सकते, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एब्सोल्यूट स्पेसिफिटी। और इसमें आपके पास एग्जांपल है यूरिएज की। यूरिएज एक एंजाइम है
जो कि यूरिया और वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये जो यूरियाज एंजाइम है ये सिर्फ इसी रिएक्शन को कैटालाइज करता है, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। तो ये जो यूरियाज का जो रिएक्शन है ये लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग होता है। एंजाइम एक्शन का हमारे पास दूसरा मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल कोशलैंड ने प्रपोज किया था इन द ईयर 1959। इस मॉडल में उसने कहा था कि जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है ये फ्लेक्सिबल होती है, यानी ये चेंज हो सकती है। लॉक एंड की मॉडल में तो साइंटिस्ट ने ये कहा था कि वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन इंड्यूस्ड फिट मॉडल में ये कहा गया है कि एंजाइम की एक्टिव साइट चेंज हो सकती है, अपनी शेप चेंज कर सकती है। यानी कि कोई सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ आके अटैच होगा तो वो उस सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपनी शेप को चेंज कर लेगा। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पहले एंजाइम की शेप यहाँ पे गोल है, लेकिन जब एंजाइम जो है वो ट्रायंगल शेप में इसके साथ अटैच होता है तो ये भी अपनी शेप इसी तरह से कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग कर लेता है, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से वो एंजाइम जो है अपनी शेप जो है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। और एक्टिव साइट के अंदर यहाँ पे एक्टिव साइट के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, और ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये असल में मोल्ड हो जाते हैं और मोल्ड होके एक ख़ास किस्म की शेप बनाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम अपना कैटालिटिक फंक्शन कर सकता है। तो ये जो चेंज आता है एक्टिव साइट के अंदर, इस चेंज की वजह से ही जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। और इस रिएक्शन के जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एक्टिव साइट अपनी असल शेप में वापस आ जाता है, यानी कि अपनी जो ओरिजिनल उसकी शेप होती है उसको रीगेन कर लेता है। तो ये जो एक्टिव साइट की फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी वजह से एक एंजाइम एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर सकता है जो कि उसके एक्टिव साइट पे अटैच होते हैं, और इस तरह से एंजाइम जो है एक से ज़्यादा रिएक्शंस को कैटालाइज कर सकते हैं। इंड्यूस्ड फिट मॉडल में हमारे पास एग्जांपल है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की, ये जो कि एक एंजाइम है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करता है। इसके अलावा ये तो इसका एक रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन ये है कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनिक एसिड की और बाइकार्बोनेट्स की ब्लड के अंदर फॉर्मेशन करता है, यानी कि ये दो तरह के रिएक्शंस कर रहा है। एक से ज़्यादा ये एंजाइम एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग होता है। तो वो एंजाइम्स जो कि इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं और एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, उन एंजाइम्स को कहा जाता है रेगुलेटरी और एलोस्टेरिक एंजाइम्स, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज की। Energy of activation. What is energy of activation? The energy needed to cause molecules to react with one another is called the energy of activation. वो एनर्जी जो कि हमें ज़रूरत होती है मॉलिक्यूल्स को आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के लिए, उस एनर्जी को कहा जाता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मॉलिक्यूल्स आपस में तब तक एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते जब तक कि वो एक्टिवेटेड ना हो, और उनको एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। उस एनर्जी को कहा जाता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अगर हम नॉन लिविंग सिस्टम को देखें तो उसके अंदर हीट के ज़रिए ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हासिल की जाती है, यानी कि नॉन लिविंग सिस्टम में हम हीट देंगे तो हीट से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगे और इससे जो है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मिलेगी। लेकिन लिविंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो लिविंग सिस्टम के अंदर हम हीट के ज़रिए जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हासिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लिविंग सेल्स और ऑर्गेनिज़म्स के अंदर टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोटीन्स होती हैं जो कि ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। हमारी बॉडी के अंदर 1000 केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं किसी भी टाइम पे, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो कि चाहिए होती है इस रिएक्शंस के लिए वो हमें लिविंग सिस्टम के अंदर से नहीं मिलती। लिविंग सिस्टम्स के अंदर आइसोथर्मल कंडीशंस होती हैं, यानी कि एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है और इसमें जो मॉलिक्यूल्स को या रिएक्टेंट्स को एक्साइट करवाया जाता है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस के ज़रिए करवाया जाता है। वो बायोकेमिकल प्रोसेस क्या है? एक एंजाइम है वो रिएक्ट करता है रिएक्टेंट ए के साथ और रिएक्ट करके वो ए कॉम्प्लेक्स बना देता है, और ये जो ए कॉम्प्लेक्स बनाता है ये एक ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स होता है और इस कॉम्प्लेक्स का जो एनर्जी लेवल है वो इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि वो दूसरा रिएक्टेंट है बी उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। तो जब ए कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट करता है तो इससे हमें एक ए बी प्रोडक्ट मिलती है और इसमें से जो ई है ये एंजाइम है, एंजाइम रिलीज़ हो जाता है।
तो एंजाइम्स का पर्पज़ ये है कि एंजाइम्स के ज़रिए हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करते हैं, यानी कि किसी भी रिएक्शन को हमने तेज़ी से करवाना है और हमें उसमें एनर्जी भी ज़्यादा नहीं, हम चाहते हैं कि उसमें ज़्यादा एनर्जी यूज़ ना हो, तो उस रिएक्शन में हम एंजाइम यूज़ करेंगे। एंजाइम क्या करते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की डिमांड को कम कर देते हैं और इस तरह से वो रिएक्शन जो पहले एनर्जी डिपेंडेंट होता है वो एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस बन जाता है। तो इस तरह से जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो हमें चाहिए होती है, ये इसलिए चाहिए होती है क्योंकि ये उन रिएक्शन के दौरान जो बॉन्ड्स होते हैं उसको ब्रेक करता है और इस तरह से एक रिएक्शन जो है वो कैरी आउट हो जाता है। ये एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को इतना कम कर देते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है वो आसानी से हो सके। तो इस तरह से जो है केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, इस तरह प्रोसीड करने के लिए कि जिसमें हमें ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी भी ना देनी पड़े, तो हम एंजाइम्स को यूज़ करते हैं। I hope students you have gained the concept of mechanism of enzyme action. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.